हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। तो आज हम आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसमें मैंने आपको टू काइंड्स बताए थे इसके। फर्स्ट था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या उसको अकाउंटिंग एजम्पशंस कह लीजिए, और सेकंड था आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस कर लिया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आज हम फिफ्थ पे आगे बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो फिफ्थ वन है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट में ये कहता है, ये एजम्स करना है, हमें अज्यूम करना है। एजम्पशन क्या है हमारी इसमें, ये कि जो भी ट्रांसैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे वो मनी टर्म में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ट्रांसैक्शन मनी टर्म में मेजर नहीं होती है या एक्सप्रेस नहीं होती है तो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वेदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। ओके, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, अगर ये मॉनेटरी टर्म में या मनी के रूप में एक्सप्रेस की जा सकती है, मेजर की जा सकती है, तभी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यही आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए इसको रीड करते हैं एक बार। तो इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ओनली दोज ट्रांसेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। जो ट्रांसेक्शंस मॉनेटरी टर्म में मनी में 5,000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, 10,00,000 है, ठीक है, अगर हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं तभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही इसका मीनिंग है। ओके, आगे है एन इवेंट वेदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एंड मेजर इन मनी टर्म, इट विल बी रिकॉर्ड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही मैं जैसे मैंने बताया है वही है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे कि भाई एग्जांपल से ले लो, आपने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, मान लीजिए आपने 10,00,000 का फर्नीचर खरीदा है। ओके, ठीक है, अब आपको पता है कि भाई हम फर्नीचर जो हमने खरीदा है उसके लिए हमने पैसे दिए, यानी कि हम मॉनेटरी टर्म में उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि भाई आपके कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें आपके जो वर्कर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, उससे आपको बिजनेस लॉस तो हुआ है, लेकिन क्या आप उस लॉस को मेजर कर सकते हैं कि क्या लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आपकी गुडविल खराब हुई है या क्या हुआ है, तो नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लो आप, जैसे कि आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, अभी तक जब तक आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट को, अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी कि आपकी अकेली ही फर्म है, अकेली कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है। ओके, आपको बिजनेस के चलते हुए टाइम हो गया है, तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो दूसरी कंपनी अभी उस बिजनेस में अपना प्रॉफिट डालेंगे, अपना इन्वेस्ट करेंगी। ओके, प्रॉफिट कमाना चाहेंगी, तो क्या होगा, जब ये भी दूसरी कंपनी भी अगर उस मार्केट में आ गई, यानी कि सेम प्रोडक्ट वो भी अपने नाम से उसने लॉन्च कर दिया, तो आपकी कंपनी के लिए क्या बढ़ जाएगा, आपके प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन से आपके प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे। लेकिन कितनी आपकी जो सेल है वो कम हुई है या कितने प्रॉफिट डाउन हुए हैं, या कंपटीशन से आपको कितना कंपटीशन उसने दिया है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। माइंड इट, मॉनेटरी टर्म में, यानी कि आप नहीं बता सकते 10,00,000 है, 20,00,000 है, नहीं इसको एक्सप्रेस कर सकते, तो इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, यही ये कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ए क्यूरल बिटवीन द टू मैनेजर्स। अगर दो मैनेजर में लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो काम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज अगर स्ट्राइक कर दें, हड़ताल कर दें, तो ऑब्वियसली काम बंद हो जाएगा, काम बंद होगा तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, लेकिन कितना लॉस होगा आप उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते उस स्ट्राइक को। ठीक है, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रेलिवेंट बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल, होमोजीनियस, ऑल रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन ए कॉमन यूनिट।
अब जितने भी रिकॉर्ड होते हैं आपके, ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है कि भाई मनी टर्म में ही हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एक कॉमन यूनिट हो गए ना, यानी कि जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब एक कॉमन यूनिट में ही अपने अकाउंट्स को रखती हैं, किसमें, मॉनेटरी टर्म में। ये नहीं इसने तो भाई 1 लाख 2 लाख इस तरीके से रख दिया, इसने 2000 फर्नीचर खरीदा, 2000 मैंने सेल की, मतलब 2000 यूनिट्स सेल की या इकाइयां सेल की, उस तरीके से रख दिया। तो हम इन दोनों को क्या नहीं कर सकते, इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इन दोनों को, ठीक है। तो इसलिए एक कॉमन यूनिट में ही सभी जो होती हैं, सभी कंपनियां जो होती हैं, वो अकाउंट को मेंटेन करती हैं, जिससे कि उन्हें आसानी से समझा जा सके, ठीक है, वो सिंपल रहे, होमोजीनियस रहे, और सभी रिकॉर्ड को आसानी से कंपेयर किया जा सके। ओके ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा, अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है, तो कोई कंपनी तो 1 ईयर का लेकर चल रही है, कोई कंपनी 1.5 ईयर का लेकर चल रही है, कोई 6 मंथ का लेकर के चल रही है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड सबके अलग अलग है। अगर अकाउंटिंग पीरियड सबके अलग अलग है, क्या वो कंपेरेबल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या वो उनसे हमें अच्छी जो नॉलेज है, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इन्वेस्टर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, उन सबको मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस चीज पर भी काम किया गया, इसको भी एक मतलब प्रिंसिपल बनाया गया, एक कॉन्सेप्ट इसको रखा गया कि अकाउंटिंग पीरियड कितना हो जो सबके लिए कंपलसरी हो। ऑब्वियसली 12 महीने का होता है, लेकिन डेट क्या हो, क्या वो अप्रैल से मार्च तक हो या फिर वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हो, तो ये भी एक डिस्कशन का मैटर रहा। तो क्या किया गया इसमें, इसमें भी डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया गया जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 मंथ का होगा सभी कंपनियों के लिए, ठीक है ना। और 12 मंथ बाद में जब इसको पहले तो ये था कि भाई कोई भी 12 मंथ ले लो, परंतु बाद में इसको डिसाइड किया गया कि 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल मान लीजिए 2021 हो गया, ठीक है, तो आगे ये ईयर कब पूरा होगा, 31 मार्च 2022 को आपका 1 अकाउंटिंग पीरियड माना जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको डिसाइड किया गया, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो ये आपका 1 साल का यानी 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। ओके, the users of financial statement need to know the results of the business at frequent interval। सभी जो यूजर्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आपकी नॉलेज है या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, क्या बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है, तो वो सब जानने के लिए वो कब जानना चाहते हैं भाई। फ्रीक्वेंट इंटरवल का मतलब है टाइम टू टाइम, मतलब कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, सभी जानना चाहते हैं, ठीक है। सो द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल। इसलिए फर्म कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 100 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, तो ये तो नहीं आप 10 साल बाद, 100 साल बाद या जितने भी टाइम वो फर्म चल रही है उसको जब आपको बंद करना है तभी आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तब तो उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको कोई उनसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, उसकी पूरे एंटायर लाइफ को मेजरमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया टाइम ट्रेवल्स में, टाइम इंटरवल्स में। ओके, ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जिससे कि हम बिजनेस के प्रॉफिट का पता लगा सकें। 12 मंथ इज यूजली अडोप्टेड फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए 12 मंथ को कॉमन माना गया कि भाई 12 मंथ बहुत हैं, 12 मंथ के बाद सभी कंपनीज को, सभी बिजनेस को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट किया गया है, मतलब संशोधन किया गया है, उसमें सुधार किया गया है, ये कंपलसरी कर दिया गया सभी बिजनेस के लिए कि उनका फाइनेंशियल ईयर कितना होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर में। ओके, ये नहीं वही 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च भी 2021 हो ही नहीं सकता, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, यानी 2022 में। ओके, तो यही आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग पीरियड कितना हो, ठीक है, ये डिसाइड किया गया और ये सभी के लिए कॉमन है, सबको इसे मानना होगा। आगे चलिए, 7th है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कोई भी मान लीजिए। अच्छा देखिए, इसमें क्या है, आपने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। ओके, अब आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओ, क्योंकि ये बिल्डिंग जब तक आपके पास है
तब तक तो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप इसको एसेट साइड में दिखाओगे, आपके एसेट है तो बिल्डिंग आप दिखाओगे 1 करोड़ की है, तो इस ईयर आपने 1 करोड़ की दिखा दी। ओके, नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली बिल्डिंग है, तो उसके दाम तो बढ़ने हैं ही। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर ये 12 करोड़ की हो गई, अभी ये 1 करोड़ की, अभी 12 करोड़ की हो गई। ओके, तो क्या आप इस बिल्डिंग के प्राइस को नेक्स्ट ईयर 12 करोड़ का दिखाओगे? कैसे दिखाओगे, कैसे आप मानोगे? मान लीजिए एक आपका जो अकाउंटेंट है वो कह रहा है ये 12 करोड़ की है, दूसरा अकाउंटेंट कह रहा है कि भाई नहीं ये 15 करोड़ की है, तो यहाँ पर क्या हो गया? विवाद खड़ा हो गया ना, कन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो इसलिए क्या माना जाता है, क्या कहते हैं कि भाई जो कॉस्ट है, जो एसेट है आपकी, उसकी कॉस्ट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मानी जाएगी, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाई जाएगी। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट वो कहता है। According to this concept, an asset is recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired। उस पर कॉस्ट पर, जिस प्राइस पर किसी भी बिल्डिंग को या फिर मतलब कोई भी आपका प्लांट है, मशीनरी है, उसको खरीदा गया था, उसी प्राइस पर उसको बैलेंस शीट में हर ईयर उसको दिखाएंगे। ठीक है, और उसी प्राइस को हम क्या मानेंगे? बेस मानेंगे, क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसीलिए लगाते हैं कि डेप्रिसिएशन एक तरह का रिजर्व होता है। भाई रिजर्व में वो मान लीजिए इकट्ठा होता चला गया, ठीक है, पर ईयर आपने जितना भी काटा, ठीक है, इकट्ठा होता चला गया। जब आपको प्लांट को रिप्लेस करना होगा, मान लीजिए इसका हमने लाइफ टाइम मान लिया भाई ये 10 साल चलेगा ये वाला प्लांट, तो 10 साल बाद हमें जो 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, एट द टाइम हम कहाँ से लेंगे उसको? ठीक है, तो उसके लिए ये रिजर्व टाइप में होता है डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ से उसको ले लेते हैं। जब 10 साल बाद हमें इसकी जरूरत होगी तो हम वहां से उसको ले लेंगे। जो आपका 1 करोड़ रुपए है उसको 10 सालों में बांट दिया जाएगा, और हर ईयर उसका कुछ भाग जो मतलब 1 साल के हिस्से में आएगा उसको हम डेप्रिसिएशन में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन में आता है। तो वो किसके बेस पर डाला जाता है? जो आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो आपने एक्वायर करने के लिए, यानी जिस कीमत पर उसको खरीदा था, उसी को हम मानकर, आधार मानकर ये सारे काम करते हैं। यानी कि मार्केट वैल्यू आज उसकी क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमने उसको जिस प्राइस पे खरीदा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है। ओके, लेट्स रीड इट। This cost becomes the basis of all subsequent accounting of the asset। मतलब जो asset है उसके आगे जितनी भी अकाउंटिंग होनी है, जितनी भी एंट्रीज होनी है, जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह काटना है, उसके लिए जो कॉस्ट हमने जिस कॉस्ट पर उसको एक्वायर किया था वही बेस का काम करती है। मार्केट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। इट मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये भी मैंने आपको बता दिया, डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। भाई 1 करोड़ की है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने 10 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो नेक्स्ट ईयर उसकी कॉस्ट क्या हो गई? 90 लाख हो गई ना। तो इस तरीके से उसको घटाते चले जाते हैं। एंड द असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो उसमें कैसे दिखाएंगे? भाई कॉस्ट पर ही तो दिखाएंगे कॉस्ट, लेकिन माइनस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन, और इक्वल टू में जितनी वैल्यू जो रह जाएगी बचेगी उसको हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। 8th है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अभी ये और भी रहते हैं आपके, 11 है मैंने बताया था लास्ट में, तो नेक्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी आपका ट्रांसैक्शन हुआ है, ठीक है, पैसे आपने लिए हैं, दिए हैं, परचेजिंग की है, सेलिंग की है, कुछ भी है, तो एक ट्रांसैक्शन से आपके 2 अकाउंट्स क्या होंगे? इफेक्टेड होंगे, 2 अकाउंट्स पर उसका असर पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक ही अकाउंट में एंट्री करके रख दी, नहीं, अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है या 2 अकाउंट डेबिट हुए हैं तो एक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि भाई एक ही अकाउंट डेबिट होगा, हो सकता है 2 अकाउंट भी डेबिट हो रहे हो उससे, लेकिन अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट या कोई भी अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डेबिट से काम चल जाएगा, यानी कि इसे कहेंगे हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि एक ट्रांसैक्शन से 2 अकाउंट इफेक्टेड जरूर होते हैं, इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके, जैसे कि आपने मान लीजिए परचेजिंग की है आपने, ठीक है, कैश में परचेज किया है आपने, तो क्या एंट्री होगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि परचेज अकाउंट को क्या कर दिया आपने? डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या कर दिया? कैश को कर दिया। दो आपके अकाउंट्स इफेक्टेड हुए इससे, इस ट्रांसैक्शन से। ठीक है ना, तो यही आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीद लिया, भाई फर्नीचर खरीदा है आपने 10 लाख रुपए का, ठीक है, क्रेडिट में खरीदा है, राम एंड सन से खरीदा है, ठीक है, तो क्या आपके पास क्या है? फर्नीचर।
क्रेडिट में खरीदा है आपने फर्नीचर, अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। टू, किससे खरीदा है, राम एंड सन्स अकाउंट, ओके, क्योंकि क्रेडिट में खरीदा, अगर कैश में खरीदा तो हम कैश को क्रेडिट कर देते, लेकिन अभी हमने जो क्रेडिट में खरीदा है इसलिए हम उसका नाम डाल देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर होगा, लेनदार हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्रीज आपको नेक्स्ट आगे जो टॉपिक्स आते जाएंगे उनमें आपको बताएंगे कि एंट्रीज कैसे बनाते हैं, फिलहाल आप इसी को समझ लीजिए, ओके। इट मीन्स एवरी ट्रांसेक्शन इफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, ये बता दिया, कोई भी ट्रांसेक्शन है उसको वो कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्टेड करती है। 1 अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसे क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही बैलेंस शीट के जो 2 साइड्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ एसेट होती हैं या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है, तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमेशा ये इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आई हैं साइड्स, तो यानी कि आपके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, ओके। तो हमेशा बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने डिस्कस कर लिया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कुछ भी कह लीजिए, और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।